हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जिन मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन और थ्योरेटिकल पार्ट पूरा का पूरा कवर करना है, वो मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस की प्लेलिस्ट पे, कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पे आप आज की डेट में 81 वीडियोस कंप्यूटर ऑपरेटर की मिल जाएंगी। आइए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन पे समझते हैं। देखिए, मैंने इनको कहां से उठाया है दोस्तों, मदरबोर्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के मैंने क्वेश्चन उठाया है दोस्तों। मैं चैप्टर वाइज इसलिए उठा रहा हूं जिससे कि आपको सिंपल से लेके कठिन तक के क्वेश्चनों को ले जाया सकूं। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। The integrated circuit connected to every major part of the computer is called as कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मदरबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, रोम। पहली बात, इनका फुल फॉर्म लिखिए दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम को रीड ओनली मेमोरी, अब कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसका सही है? तो ऑप्शन इसका पहला सही है, मदरबोर्ड। कौन सा ऑप्शन सही है? मदरबोर्ड। दोस्तों, मदरबोर्ड होता क्या है, थोड़ी सी बस मैं आपको डिटेल दूंगा। मदरबोर्ड, कंप्यूटर में मदरबोर्ड मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है, मींस मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पीसीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पीसीबी भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भागों को एक साथ रखता है, जिसमें कौन कौन से, जैसे सीपीयू, मेमोरी और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए कनेक्ट शामिल, मतलब इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सब जो है दोस्तों मदरबोर्ड से ही डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। आइए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसके बारे में समझते हैं। देखिए, 3-4 क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड रखा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बदल सकते हैं और कहां कहां पे पूछे गए हैं और किस तरीके से हम विदाउट कंफ्यूजन मदरबोर्ड लगा सकते हैं। द सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी आर लोकेटेड ऑन दी। सीपीयू और रैम स्थित होता है कहां पे? एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट। तो जाहिर सी दोस्तों है कहां पे? मदरबोर्ड में डायरेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट इस्टेब्लिश होते हैं। आगे देखिए, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द डैश ऑफ द कंप्यूटर। देखिए, यूपीएसआई में पूछा गया, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के डैश पर स्थित होते हैं। आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड। कौन सा सही है दोस्तों? मदरबोर्ड सही है। ठीक, देखिए कितने तरीके के क्वेश्चन मैंने लाके रख दिया आपके सामने। अगला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड होल्ड ऑल ऑफ द सर्किट दैट टाइज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टुगेदर। मींस निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है और सभी को धारण करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम, यहां पे थोड़े से मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है। हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू, केबल। कौन सा सही है? फिर से दोस्तों क्या है? मदरबोर्ड सही है। देखिए दोस्तों, कितने तरीके के क्वेश्चन आपस में एक दूसरे पलट गए, लेकिन सभी का ऑप्शन क्या है? मदरबोर्ड ही सही है। 5 क्वेश्चन लगातार आपको मैंने दिया है इसमें। अब देखिए, व्हाट डज द टर्म यूएसबी स्टैंड फॉर? यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया दोस्तों, 2018-21 दोनों में ये पूछा गया। यूएसबी टर्म का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिक सर्विस बिजनेस, यूनिक सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बस। तो कौन सा सही है दोस्तों? सी आंसर इसका सही है। आगे देखिए,
विदाउट डैश अ सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट डैश बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता है। मदरबोर्ड, कीबोर्ड, स्पीकर्स, माउस, किसके बिना नहीं हो सकता? मदरबोर्ड। अच्छा दोस्तों, मान लीजिए आपके कंप्यूटर की मदरबोर्ड जो है मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं करती, तो आपके मॉनिटर पर कैसा सिग्नल देगा? कभी आप इस चीज की जानकारी लिए हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, मॉनिटर पर आपके कैसा सिग्नल देगा? वहां पे आएगा नो सिग्नल, नो सिग्नल, ये लिख के आएगा दोस्तों, ये नो सिग्नल। यदि आपकी मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड में रैम सपोर्टेड नहीं है, तो आपके आउटपुट मींस मॉनिटर में लिख के आएगा नो सिग्नल, क्योंकि डायरेक्ट रैम कनेक्टेड होती है मदरबोर्ड में, ध्यान रखिएगा। which of the following characteristic of the computer reflects its flexible behavior? निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सटिलिटी की डिलीजेंस? दोस्तों इसका क्या सही है ऑप्शन? वर्सटिलिटी। इसको, ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इसको आप एक बार समझिए, और भी मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल भी दूंगा दोस्तों। जाहिर सी बात है कि इस तरीके के क्वेश्चनों में डिटेल बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। वर्सटिलिटी, वर्सटिलिटी मीन्स होता क्या है दोस्तों? अगर इसको मैं हिंदी में जाऊं तो इसका मतलब होता है दोस्तों बहुकौशल। क्या मतलब होता है दोस्तों? बहुकौशल। इसका मतलब होता है बहुकौशल, कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है। जबकि सटीकता मीन्स एक्यूरेसी, जबकि सटीकता, सटीकता को क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को क्या कहते हैं दोस्तों? विश्वसनीयता। और डिलीजेंस, और क्या? डिलीजेंस, नीचे वाला डिलीजेंस, डिलीजेंस, ये सब कंप्यूटर की क्या है दोस्तों? एक तरीके की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट मेक्स इट एडाप्टेबल। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता करे जो इसे अनुकूलनीय बनाती है। नेवर गेटिंग टायर्ड, नेवर गेटिंग टायर्ड, बोर्ड और फटीग, कभी न थकना, उबना या परेशान। द क्वालिटी टू कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, सिंपल एज वेल कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों ये तो सेकंड वाला ही ऑप्शन इसका सही होगा, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, आइडेंटिफाई द कैपेबिलिटी, आइडेंटिफाई द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स दैट मेक्स इट एडाप्टेबल। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता करे जो इसे अनुकूलनीय बनाता है। तो द क्वालिटी ऑफ कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, जैसे सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, कंफर्म बी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं एक बार और भी ऑप्शन को। विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण सरल और साथ ही जटिल, बिल्कुल सही है। द लेवल प्रिसीजन विथ विच द कैलकुलेशंस और द डन, सटीकता को वह स्तर जिसके साथ गणना की जाती है, नहीं, उतना इफेक्टिव नहीं। द ड्यूरेशन दैट द कंप्यूटर सिस्टम्स रिक्वायर्स फॉर द फुलफिलिंग अ टास्क, किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को जितनी अवधि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, Which of the following is not feature of a computer? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? स्पीड, स्टोरेज, इकोनॉमी की रिलायबिलिटी। देखिए दोस्तों, ए भी है, ए भी है, ए भी है, तो इसमें से कौन सा नहीं पूछा है ना? नहीं पूछा है मींस इसका सी ऑप्शन सही है। इकोनॉमी कंप्यूटर से कोई रिलेशन दोस्तों इसका नहीं है। इसमें थोड़ी सी बात करेंगी, जैसे दोस्तों स्पीड है, स्वचालित है, विश्वसनीयता, स्टोरेज, त्रुटि रहित कार्य, अस्थायी भंडारण क्षमता, विविधता, पुनरावृत्त, स्फूर्ति, गोपनीयता आदि कंप्यूटर की ये सभी विशेषताएं हैं, जबकि अर्थव्यवस्था इसकी कोई विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंट, डाटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, स्पीड। कौन सा नहीं है दोस्तों? इंटेलिजेंट नहीं है, बिल्कुल। डाटा स्टोरेज है, एक्यूरेसी देता है, स्पीड देता है, लेकिन क्या इंटेलिजेंट है क्या? नहीं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। एचडीएमआई स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। एचडीएमआई का पूर्ण रूप क्या है? हाई डिफिनीशन मीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मीडिया इंटरफेस, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ये ऑप्शन सही है, हाई डिस्प्ले मीडिया इंटरफेस। अच्छा, एचडीएमआई केबल का उपयोग क्या है दोस्तों? आज अभी की लाइफ में मैं बता दूं दोस्तों, मैं जिस तरीके से आपके सामने खड़ा हूं, मेरे सामने कैमरा है, कैमरे में एचडीएमआई केबल लगी है, मिनी एचडीएमआई टू मैक्स एचडीएमआई, मींस की कैमरे में मिनी एचडीएमआई लगी है और उसके बाद कंप्यूटर में मैक्स एचडीएमआई लगी है दोस्तों। वो मतलब जो हाई रिजोल्यूशन वाला, हाई डिफिनीशन वाला जो कैमरा है दोस्तों, मींस एचडी 4K, ये सब में ये केबल के थ्रू ही जो है कंप्यूटर में डाटा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों डाटा ट्रांसफर हो रहा है एचडीएमआई केबल से। तो आपको लाइव मैंने बता दिया कि कौन सी केबल कहां पे यूज हो रही है दोस्तों। आइए चलिए दोस्तों इसके आगे। द मिनिमम पावर कंजम्पशन हैपेंस इन द केस ऑफ, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? देखिए स्लीप मोड में कंप्यूटर रखोगे, बिजली लगेगी दोस्तों, क्योंकि पूरे पार्ट कभी भी स्लीप मोड पे बंद नहीं होते कंप्यूटर पे। आगे देखिए, हाइबरनेट में भी पूरे पार्ट कंप्यूटर के बंद नहीं होते हैं, मींस ये दोनों सही है। ऑल ऑफ देम कंजम्पशन सेम अमाउंट ऑफ द पावर, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, शट डाउन कंप्यूटर बंद करने, बिल्कुल दोस्तों, आप शट डाउन कंप्यूटर को करते होगे। शट डाउन सेफ मोड होता है दोस्तों। शट डाउन यदि आप कंप्यूटर को करते हैं दोस्तों, सेफ मोड होता है, तो इसमें दोस्तों सारे पार्ट कंप्यूटर के बंद हो जाते हैं और बिजली कम उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, पहचाने कि दिए गए कथन सही हैं या गलत हैं। चलिए, द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्क्स विथ द सेम एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी इज द टर्म एज डिलीजेंस। दोस्तों ये वाली लाइन इसको सूट नहीं कर रही, मींस मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है दोस्तों? फॉल्स है। ठीक है, एक ही सटीकता और क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को परिश्रम कहा जाता है, नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, द वर्सटिलिटी प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट अ कंप्यूटर डज नॉट द फील एनी फटीग। इधर देखिए ये वाला सेंटेंस, और लैक ऑफ द कंसंट्रेशन, बहुमुखी प्रतिभा यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान और एकाग्रता की कमी महसूस ना हो। दोस्तों ये भी फॉल्स है लग रहा है। देखिए ऐसा ऑप्शन मिलेगा क्या? ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। पूछा क्या गया है, यहां पे आ जाइए, सही है या गलत है ना? ठीक, तो दोनों फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर विद द सेम एक्यूरेसी विदाउट एनी टायर्डनेस और लैक ऑफ द कंसंट्रेशन व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट्स दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर। बिना किसी थकान या एकाग्रता की कमी के एक ही सटीकता के साथ कंप्यूटर द्वारा लाखों गणनाएं की जा सकती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर की इस संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है? रिलायबिलिटी करता है, डिलीजेंस करता है, एक्यूरेसी करता है, वर्सटिलिटी करता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कौन करता है? इसका डिलीजेंस करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डिलीजेंस मींस क्या होता है? डिलीजेंस मींस होता है परिश्रम, परिश्रम होता है दोस्तों हिंदी में। डिलीजेंस मींस क्या होता है? परिश्रम। मतलब डिलीजेंस बिना थके दोहराए कार्यों को करने के में कंप्यूटर की क्षमता होती है। एक कंप्यूटर थकान, एकाग्रता की कमी आदि से मुक्त होता है, इसलिए यह बिना किसी त्रुटि के घंटों तक काम कर सकता है। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट, डिलीजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सी मेन मेमोरी की विशेषता है। अब मेन मेमोरी की बात कर रहा है दोस्तों, मेमोरी के बारे में बहुत तरीके से आपको समझा रखा हूं। आगे देखिए इसमें क्या, इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, या कंप्यूटर की कार्य मेमोरी होती है। फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ऑल कंप्यूटर कैन नॉट टर्न विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी दोस्तों। तो सभी सही है, ओनली ए, ओनली सी, ओनली बी, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। अब प्राइमरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेमोरी दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को ओलाटाइल कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन ओलाटाइल कहते हैं। ओलाटाइल मींस दोस्तों जिसमें परिवर्तन हो सके, मींस परिवर्तनशील मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जिसमें परिवर्तन ना हो सके, मींस परमानेंट डाटा सेव हो सके, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के दो पार्ट, एस रैम, डी रैम, मींस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम के तीन पार्ट होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, मींस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उधर सेकेंडरी मेमोरी के दोस्तों दो पार्ट, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में आप जानते हैं दोस्तों जैसे कि टेप ड्राइव और ये सब हार्ड डिस्क वगैरह आएगी, और ऑप्टिकल में दोस्तों क्या आएगा, सीडी, डीवीडी, ये सब आएगा। आप अच्छी तरीके से उसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, मतलब कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डाटा कहां पे कॉपी हो जाता है, रैम में। ठीक है, रैम क्या है, प्रोसेसिंग मेमोरी के अंतर्गत, मींस प्राइमरी मेमोरी के। कंप्यूटर को जब तक आप कंप्यूटर पे काम किए तब तक रैम पे डाटा रहा, मींस रैम पे काम हुआ। उसके बाद जैसे ही कंप्यूटर को आप बंद कर दिए फिर से वहां डाटा डिलीट हो जाता है, मतलब इरेज हो जाएगा, फिर से हार्ड डिस्क पे आ जाएगा। तो दोस्तों मतलब कि कंप्यूटर के बंद होने पे आपके रैम में, प्राइमरी मेमोरी में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, इसको तो ये तो यूनिक है और आधा क्वेश्चन ही पढ़ते, ये क्या है, यूएस। कौन बनाया, यूएस। आप थ्योरेटिकल पार्ट में दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप थ्योरेटिकल पार्ट को वॉच करिए, वहां से आपको ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और आप टिक कर देंगे। आपको मैं गारंटी देता हूं इस बात को। हाँ दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट का आया कि सर आप और कठिन क्वेश्चन ले आइए। दोस्तों कठिन क्वेश्चन आएंगे, जस्ट वेट। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लाने का मतलब है दोस्तों, जिस तरीके का टॉपिक उसी लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपको और कठिन क्वेश्चन अभी मिलेंगे, और कठिन क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा स्ट्रक्चर, ये सब में दोस्तों भरमार रहेगी कठिन क्वेश्चनों की। आप क्यों चिंता करते हैं, जिस समय स्टैक वगैरह, एरे वगैरह ये सब आएंगे, नेटवर्क वगैरह आएगा तब तो कठिन मिलेगा। अभी तो बेसिक मतलब प्राइमरी बेसिक कंप्यूटर के ये सब क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी लेवल के इसमें कंप्यूटर में क्वेश्चन, अभी आगे देखिए इसी वाले सेट में एक कंप्यूटर ऑपरेटर में आपके क्वेश्चन पूछा गया हुआ रखा है, लास्ट में अभी आपको मिलेगा। देखिए इसको आधा क्वेश्चन पढ़े हो ना, ये कहां है, यूनिक की बात कर रहा है। यूनिक कौन, यूएस। ठीक है, आगे अभी ऑप्शन में भी मिलेगा। द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर से डेवलप्ड पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया। चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देख लीजिए दोस्तों, यूएसए साफ साफ लिखा है, और ये कई बार थ्योरेटिकल में डिस्कस हो चुका है, इसलिए ये सब तो बिल्कुल से रटा होना चाहिए। 15 नंबर 16 नंबर का ये है। आप जानते हैं दोस्तों कि यूनिक तथा पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को अमेरिका में विकसित किया गया। यूनिक का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ड, याद कर लीजिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं लिख देता हूं उधर।
जेपी इकर्ड, बहुत बार इसको बताया था। जेपी इकर्ड व जॉन मॉचली एंड जॉन मॉचली। अगली देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो अगली बार क्या है, आगे दूसरा आ सकता है। जॉन मॉचली, ध्यान रखिएगा, जॉन मॉचली ने किया था। सर्वप्रथम इस कंप्यूटर का प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना हेतु किया गया। यूनिक पहला प्रोग्रामेबल सामान्य मतलब जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। बिल्कुल से याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर। एकापीडीए, परम, क्रेप्स। देखिए पीडीए कहां है, ये सब नहीं है। परम सीरीज इंडिया की है, क्रे 3 हाई है, इका हाई है। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर के। सुपर कंप्यूटर हो रहा क्या, सुपर कंप्यूटर जो बहुत तेज काम करता है दोस्तों, बड़ी बड़ी अलमारियों की तरह पैरेलल में सीपीयू लगाए जाते हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत होती है, वो होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। इस समय सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर यूएसए के पास है, जिसका नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है दोस्तों, फ्रंटियर इसका नाम है। दूसरे नंबर पे किसके नाम है दोस्तों इस समय, जापान का नाम है। जापान वाले के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, फुगाकू। क्या नाम है, फुगाकू नाम है। और इसके बाद चाइना का है दोस्तों, चाइना का कौन सा है, तिहानी 2 कंप्यूटर है। पहले नंबर पे यूएस, दूसरा जापान, तीसरे नंबर पे चाइना। पहला, दूसरा, तीसरा। अगर हमारे यहां की बात करें तो 69वें नंबर पर दोस्तों है हमारे यहां जो है प्रत्युष सुपर कंप्यूटर जो है, और प्रत्युष और मिहिर सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है दोस्तों, एक ग्रेटर नोएडा में और दूसरा असम एग्रीकल्चर के लिए। ये सब सुपर कंप्यूटर यूज कहां होते हैं दोस्तों, वेदर फोरकास्टिंग, रिसर्च सेंटर, मिसाइल लॉन्चर, ये सब जगह जो है सैटेलाइट मेंटेनेंस मतलब सैटेलाइट को पूरा जो है देख रेख में, ये सब यही सुपर कंप्यूटर के तहत ही होता है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों रिसर्च में बहुत ही अहम भूमिका ये निभाते हैं। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बेस्ट आपको 20 क्वेश्चन पर डे इस समय मिल रहे हैं दोस्तों। कोशिश मेरी यही रहेगी कि पर डे मिलते रहे। द वर्ड कंप्यूटर्स वाज derived from which of the following languages। निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द की व्युत्पन्न हुई है। फ्रेंच में, लैटिन में, जर्मन में, स्पेनिश में। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट, लैटिन भाषा में इसकी उत्पन्न हुई है, इसकी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the first generation कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। स्टार हैंडेड, एटलस, अबैकस, सीएक। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, सीएक है पहली फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। सीएक है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। देखिए थोड़ी सी इसमें डिटेल दूंगा दोस्तों। सीएक का पहली बात फुल फॉर्म लिखिए आप, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या है, सीएक पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये कैसा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड मतलब एनबीएस
एनबीएस द्वारा 1950 एनबीएस द्वारा 1950 में बनाया गया था। शुरू में इसे राष्ट्रीय मानक ब्यूरो अंतरिम कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि यह एक छोटे पैमाने का कंप्यूटर था जिसे जल्दी में बनाया गया और संचालन में लगाया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए यूपी पुलिस 2016, यूपी पुलिस 2016 वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस ट्रांजिस्टर इन, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे वे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो कौन से जनरेशन में? सेकंड जनरेशन को। दोस्तों ये थ्योरेटिकल पार्ट में जाइए और ये इस तरीके के क्वेश्चन को आप धुआं उड़ा देंगे। देखिए थोड़ी सी मैं डिस्कस करूंगा। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। एक कंप्यूटर भारी भरकम एक कमरे में लगाया गया था दोस्तों, एक कमरे में लगाया गया था, जिसका वजन था लगभग 10 टन वजन था कंप्यूटर का। सोचिए। तो फिर सेकंड जनरेशन में क्या आया दोस्तों? फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था? 1942 टू 1955। ध्यान रखिएगा। ये डिकेड दोस्तों कुछ बुकों में जो है डिफरेंट मिलेंगे। चलिए आइए थोड़ी सी डिस्कशन कर ही लेते हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन 1942 टू 1955, कहीं कहीं ये 54 भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन 1955 टू 1964, ध्यान रखिएगा। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन 1965 टू 1974। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1989। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन 1989 टू टिल नाउ। अब देखिए यहां पे आ जाइए। पहले में क्या आया था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब। पहले में वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ठीक। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को कौन रिप्लेस किया? ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया। कौन रिप्लेस किया? ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया। थर्ड जनरेशन दोस्तों आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत फेमस, जिसको खोज कौन खोज करता है? इसके बहुत पूछे गए हैं दोस्तों। इसके खोज करता है जे.एस. किल्बे, जे.एस. किल्बे, याद रखिएगा, जे.एस. किल्बे। जिसको सेकंड जनरेशन में देखिए ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज की, जो कंप्यूटर की दुनिया में बहुत कुछ कर दिया दोस्तों, कंप्यूटर को और बिल्कुल कंप्रेस कर दिया। फोर्थ जनरेशन में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर आया। फिफ्थ जनरेशन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। आगे के जानते हैं, आगे प्रेजेंट टाइम में अभी फिफ्थ जनरेशन के बाद चल ही रहा है। आगे दोस्तों एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का ही जमाना है। अब यहां पे देखिए फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज थी दोस्तों बहुत पूछी जाती है। लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज है वो मशीन लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज है। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो दोस्तों कभी कभी फर्स्ट जनरेशन की ही लैंग्वेज मानी जाती है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। असेंबली लेवल लैंग्वेज एक न्यूमोनिक कोड पे लिखी हुई लैंग्वेज थी, जिसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता था। तो असेंबलर ट्रांसलेटर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, मींस लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। थर्ड जनरेशन में दोस्तों
उसके बाद क्या आया, थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज आई वो C++ ये सब आ गया। पहले में फॉर्ट्रेन वगैरह आई, कोबोल वगैरह आया, ध्यान रखिएगा। और देखिए जब C++ ये सब आया तो उस समय जो ट्रांसलेटर था दोस्तों, मींस की थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके के ट्रांसलेटर आए। एक पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रिएटर। कंपाइलर बहुत फेमस हुआ क्योंकि दोस्तों कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट टू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज, मतलब पूरा का पूरा पेज एक बार में कन्वर्ट देता है कंपाइलर। लेकिन दोस्तों इंटरप्रिएटर कम नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट टू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन को कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद वो एरर बनाता था। एरर तो ये प्रोग्रामर के लिए बहुत फेमस हुआ इंटरप्रिएटर। देखिए फिर फोर्थ जनरेशन में ये सब आ गया, HTML वगैरह इस तरीके के आ गया, ठीक है। तो ये और बहुत अच्छा होने लगा। और फिफ्थ जनरेशन में तो आप जानते ही है कि बहुत सारे लैंग्वेजेज है, HTML SQL वगैरह ये सब जो है बहुत अच्छी तरीके से आ गई। तो उसके बाद दोस्तों ये बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिल गया। अब इस समय जो है आप देख ही रहे हैं, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर की वजह से बिल्कुल से कंप्रेस हो गया है और बहुत फास्ट हो गया है। पहले की अपेक्षा देखिए कंप्यूटर काफ़ी अच्छा स्मूथ चलता है, क्योंकि दोस्तों हर एक जनरेशन का फ़र्क होता है और प्रोसेसर का फ़र्क होता है कंप्यूटर में। ये सब जैसे जैसे अपडेटेड होंगे तो कंप्यूटर स्मूथ चलेगा। पहले के कंप्यूटर आज के जनरेशन में काम भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। आप अभी कुछ वीडियोज दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चनों की देखते रहिए बेसिक, उसके बाद तो अभी 3-4 महीने एग्जाम लगने नहीं, उसके बाद मैं एक से एक कठिन कठिन क्वेश्चन आपके सामने लेकर के उपस्थित करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।